Assalamu alaikum grade 7, how are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मिलकर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक को स्टडी करते हैं। आज हम जिस यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है वाटर। हम पानी से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स और ब्लेसिंग्स हमें मिल चुकी हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यानी कि हमने पढ़ा पानी से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स हो चुके हैं और इसके साथ साथ पानी ने कहां कहां हमें ब्लेस किया है, उन सब बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का ये यूनिट का जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 3। हम लेसन नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ रीडिंग करेंगे और देखेंगे कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को। तो आइए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी ओपीई बुक को जल्दी से निकाल लें। सो ग्रेड 7, सबने अपनी ओपीई बुक्स निकाल ली हैं? वेरी गुड। तो मिस रदा आज आपको बताने वाली है लेसन नंबर 3, जो कि हमारा होगा रीडिंग से रिलेटेड। हम कुछ टॉपिक्स को रीड करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी देखेंगे। आपकी बुक के पेज 176 और 177, इन 2 पेजेस के बारे में हमारा है ये लेसन नंबर 3 आज का। ठीक है, तो हमने पढ़ना है लेसन नंबर 3 में रीडिंग का कुछ पार्ट। मैं आपको एक दफा फिर बताती चलूं, यूनिट नंबर 7 हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका टाइटल है वाटर, पानी। जी अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आज का है वो छोटा सा एक ग्रामर का टॉपिक है, जिसका नाम हम देते हैं स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी। मैंने आपको एक लफ्ज बताया था जिसका नाम था स्पेशलिस्ट वर्ब। स्पेशलिस्ट वर्ब यानी कि ऐसी एक वर्ब जो स्पेशलिस्ट है। अब स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? जब आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो क्या आप आई डॉक्टर के पास जाके ये कहेंगे कि डॉक्टर मेरे गले में बहुत दर्द है, मेरा गला ठीक कर दो? नहीं ना। तो क्या होता है, हमें पता है कि जो आई स्पेशलिस्ट है वो तो सिर्फ आईज को देखेगा। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट वर्ब्स होती है ना, ये एक ही तरह के वोकैबुलरी के अंदर यूज होती हैं। ठीक है, यानी इन वर्ब्स का एक ही काम है, एक ही सेंटेंस में यूज होंगी, एक ही नाउन के साथ यूज होंगी। इनका आपने एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो स्पेशलिस्ट वर्ब्स हैं, इनके साथ एक नाउन होती है और इन्हीं नाउन के साथ ये यूज की जाती हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब एक ही नाउन एक ही वर्ब, स्पेशलिस्ट है साथ अटैच कर दी गई है, मीनिंग भी साथ अटैच किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस नाउन के साथ किसी दूसरी वर्ब को यूज करेंगे तो मीनिंग डिफाइन नहीं होगा। मेरी बातों को मैं मजीद समझाने के लिए आपको ये डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। अब बच्चों, ये जो डेफिनेशन का पार्ट है, यहां से यहां तक ये जो रेड में पार्ट है, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया। ठीक है, ये मिस रद्दा ने खुद से लिखा है ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। अ वर्ड और वर्ड्स, आप कह सकते हैं ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो मैंने इन वर्ड्स का मतलब बोला था कि फ्रेजेस, ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर टास्क, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी वर्ब्स जो कहाँ यूज होती हैं, एक सिंगल पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कोई एक खास काम है जिसके लिए ये वर्ब यूज होगी। कैसे? अच्छा जी, ये सिंगल पर्टिकुलर टास्क को अगर मैं बोल दूं कि ये सिंगल नाउन्स के लिए यूज होती है, टास्क को अगर मैं कहूं कि जो टास्क हैं ये क्या हैं, नाउन्स हैं, यानी जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसके साथ रिलेट करने के लिए हमने इस वर्ब को यूज करना है। दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन सम अदर टास्क। इसको हम किसी दूसरे काम के लिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट के एक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हॉल। ठीक है, हॉल का मतलब है it means when a huge animal attacks on human beings and kill them by crushing with their heavy bodies, or you can say कि जब एक बहुत बड़ा एनिमल, एक बहुत ह्यूज एनिमल, जैसे एलिफेंट्स की हम बात करते हैं, अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक कर दे और अटैक करने के बाद उनको मार दे अपने हैवी वेट के साथ, तो उनको कहते हैं हॉल। हम कहेंगे an elephant hauled his कीपर। एक एलिफेंट ने, मैं यहां इसकी एग्जांपल लिख देती हूं, एन एलिफेंट हमें पता है एक ह्यूज एनिमल है, हॉल्ड
पास्ट की वर्ब के साथ लिख लेते हैं। एन एलिफेंट होल्ड इट्स जू कीपर। एक एनिमल ने यानी एक एलिफेंट ने क्या किया, एक अपने जू कीपर को हॉल कर दिया। अब हमें हॉल्ड का मतलब पता है कि उसने उसको अपने वजन के साथ क्या किया, अटैक करके मार दिया। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है। हमें पता चल गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कहाँ यूज होंगे, उन्हीं स्पेशल टास्क के लिए और शाबाश उन्हीं नाउन्स के साथ जिनके साथ हमने कहा है कि उनके साथ अटैच हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, ये वाली। Some of the words can be familiar to you from different contexts. अच्छा, कोई ऐसे वर्ड्स होंगे बच्चों जो आपके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होंगे। अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब टेक्स्ट के अंदर वो बात लिखी गई होगी, यानी कोई भी एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हॉल का मीनिंग अगर आपने पढ़ा है, आप अगर इसको किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो वहां पर उसका डिफरेंट भी मीनिंग हो सकता है और आपने उसको हो सकता है किसी दूसरे नाम से आप जानते हो। ठीक है, अब यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये भी आपकी बुक से हैं। अ यंग काउ, एक जो यंग काउ होती है उसको क्या कहा जाता है, काफ। वेरी गुड, काफ क्या होती है जी, अ बेबी काउ। ठीक है, अच्छा जी, अ मदर काउ गिव्स बर्थ। व्हेन अ मदर काउ गिव्स बर्थ, एक मदर काउ जब होती है, व्हेन शी इज अबाउट टू गिव बर्थ, जब वो बच्चा देती है, इसको कहते हैं दैट द मदर इज अबाउट टू काफ। मतलब ये कि वो बच्चा देने वाली है, यानी बेबी काउ देने वाली है। ठीक है, तो यानी काफ जो है ये एज अ नाउन भी यूज हो गया, और अबाउट टू काफ ये जो फ्रेज है ये क्या है, हमारा स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी का फ्रेज, या स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी की जो वर्ब है इसके अंदर हमने उसको यहाँ लिख दिया। ये बात समझ आ गई, वेरी गुड। अब यहां तक की बात हम सबको समझ आ गई। अब हम करने जा रहे हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल। So what do you think a carving iceberg means? यानी एक carving iceberg का क्या मतलब है। हमें पता है कि L जो है इसमें साइलेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे carving। ठीक है, अच्छा, आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है, किसी को पता है आइसबर्ग क्या होता है? हाँ जी, इसी को कहते हैं आइसबर्ग। सबने देखा होगा पिक्चर्स और मूवीज में। वेल डन। अच्छा जी, कार्विंग का मतलब है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि कार्विंग जो एक वर्ब है वो यूज होती है जब एक मदर काउ बर्थ देने वाली होती है, राइट। लेकिन हम कहते हैं कार्विंग, यानी मतलब कि एक ग्लेशियर के लिए, एक बहुत बड़े से आइसबर्ग के लिए ये वर्ब क्यों यूज हो रही है, इसका मतलब भी सेम है। ठीक है, अब देखें, 2 हमारे पास सेंटेंसेस हो गए ना, एक काउ वाला सारा कॉन्टेक्स्ट अपने ज़हन में लाओ और एक ही आइसबर्ग वाला। यस, आइसबर्ग ने अपने आप को पीसेस में डिवाइड कर देना है, या आइसबर्ग पीसेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब उस बड़े से आइसबर्ग से छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट पीसेस, तो उसको हम कहते हैं कार्विंग आइसबर्ग। समझ आई कुछ बात? हम इसको लिख लेते हैं। इट मीन्स टू ब्रेक डाउन अ लार्ज, और आप कह सकते हैं ह्यूज आइसबर्ग इनटू स्मॉल पीसेस। यानी उस बड़े से ह्यूज ग्लेशियर के या आइसबर्ग के जब छोटे छोटे पीसेस हो गए, ऑब्वियसली कैसे होंगे, मेल्ट होके वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो उस अमल को हम कहते हैं कार्विंग आइसबर्ग। यहां तक की बात आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। हमने देख लिया स्पेशलिस्ट वोकैबुलरीज क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग योर नॉलेज ऑफ अदर वर्ड्स, द कॉन्टेक्स्ट एंड डिक्शनरी टू हेल्प यू। अब हमने क्या करना है, ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इनके बारे में हमने करनी है थोड़ी सी स्टडी। कैसे करनी है, इन वर्ड्स के लिए भी, ये वर्ड्स भी क्या हैं, ये है स्पेशलिस्ट वोकैबुलरी। ठीक है, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे एक्शंस जो स्पेशलिस्ट एक काम के लिए, एक टास्क के लिए, एक एक्शन के लिए यूज होते हैं, इनको आप किसी और बात के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। शाबाश। अच्छा जी, सबसे पहला स्नोफील्ड। आपने क्या करना है, इन बातों के अगर मीनिंग्स आपको नहीं
पता चल रहा है, क्योंकि एट टाइम्स होता है कि आपने कुछ वर्ड्स नहीं भी पढ़े होते, याद नहीं होता। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने क्या करना है, अपना नॉलेज यूज करना है। अगर आपको पता है इन वर्ड्स का तो, अगर नहीं पता तो क्या करना है, द कॉन्टेक्स्ट या जहां से आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसको यूज कर लें, या डिक्शनरी यूज करने का मैंने आपको बताया ना कैसे करनी है, बस ठीक है। चलो जी, मैं बारी बारी इन वर्ड्स को पढ़ देती हूँ। स्नो फील्ड्स, अ लार्ज वाइड एक्सपेंशन ऑफ व्हाइट स्नो ऑन अ फील्ड ऑफ माउंटेन्स। एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर जब आपको सब जगह क्या नजर आ रहा है, स्नो ही स्नो नजर आ रही है। एक ऐसा एरिया है जहां पर स्नो ही पड़ती है, और इतनी पड़ती है कि आप नजर की हद तक जहां जहां देख रहे हो ना, सब जगह क्या है, व्हाइट स्नो, स्नो बेड है, सब जगह स्नो फील्ड्स हैं। तो ऐसी जगह को कहते हैं स्नो फील्ड। यानी ये वर्ड कहाँ यूज होगा, जब हम अपनी टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत खुला मैदान है या पहाड़ है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, नजर की हद तक क्या है, स्नो है। अच्छा, नंबर 2, ग्लेशियर्स रिट्रीट। ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर रिट्रीट क्या है जी, द ग्लेशियल आइस दैट मेल्ट्स क्विकर देन स्नोफॉल कैन प्रोड्यूस न्यू आइस। यानी ऐसे अमल को कहा जाता है, ऐसा एक्शन है ग्लेशियर रिट्रीट, जब क्या होता है, वो जो आइसबर्ग होता है ना, जब वो आइसबर्ग या ग्लेशियर क्या करता है, बहुत तेजी से मेल्ट करना शुरू कर देता है। इतनी तेजी से और इतनी जल्दी मेल्ट करता है कि वो इतना थोड़ा टाइम होता है कि अगली जो आइस प्रोड्यूस होनी है ना, वाटर साइकिल पढ़ा था ना हमने, इसी तरह जो स्नो का साइकिल होता है, जो बहुत ठंडे इलाके जहां होते हैं वहां पर ऐसे होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इतनी जल्दी ग्लेशियर पिघल जाते हैं कि अगली आइस का इंतजार भी नहीं होता। तो ऐसे अमल को, ऐसे एक्शन को ग्लेशियर रिट्रीट कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में तो सब बच्चों ने अपनी साइंस में पढ़ा ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग, द इनर अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंजेस। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब कि ये है कि जो हमारी जो ओवरऑल हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, इनर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह से क्या डिप्लीट हो जाती है, ओजोन लेयर को मसला होता है, और ओजोन लेयर जितनी डिप्लीट होती जाएगी, कम होती जाएगी, उससे क्या होगा, हाँ जी, यूवी रेज हमारे तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगी, यानी ह्यूमन बॉडी तक, और दे कॉज डिफरेंट डिजीजेस, उनसे बहुत सारे मसले भी हो जाएंगे। नॉर्मली अब शुरू भी हो गए हैं होना, जैसे आइस के इश्यूज हो जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि यूवी रेज बहुत तेज होती हैं। ठीक है, यूवी रेज मींस अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट वर्ड, कार्विंग आइसबर्ग, वहां एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ पढ़ देती हूँ। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ आइसबर्ग, सिंपल, हमें याद है। सबमर्जेंसिस, सबमर्जेंसिस, हमें पता है कि वर्ड सबमर्ज का मतलब है किसी चीज का पानी के अंदर इस तरीके से जाना कि वो क्या होता है, बहुत हैवी चीज जो है वो क्या कर रही है, पानी या किसी लिक्विड के अंदर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, अपनी जगह बना रही है, और क्या होता है, वो उसमें सबमर्ज कर जाती है। ऐसे लगता है जैसे पानी का ही हिस्सा है। ठीक है, अब अ स्टेट ऑफ बीइंग सबमर्ज्ड इनटू वाटर, पानी के अंदर जब कोई चीज इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और जाके वो ऐसे जमीन पे, यानी जो समुद्र के नीचे की जमीन होती है, वहां जाके स्टे कर जाती है, हम कहते हैं सबमर्ज कर गई। आपने सबमरीन का नाम सुना है ना, मैंने आपको बताया था सबमरीन्स क्या होती हैं। तो सबमरीन्स की तरह ही सबमर्ज का जो वर्ब है बेसिकली सबमरीन्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, सबमरीन्स भी क्या करती हैं, पानी के अंदर जाती हैं और अपनी जगह बना लेती हैं वहां पे। ठीक है, तो सिंक कर जाती हैं, पानी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सबमर्जेंसिस का मतलब है ऐसी स्टेट, ऐसा एक्शन जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सबमर्ज कर रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टडी फर्दर। देखते हैं कुछ और वोकैबुलरी के वर्ड्स। नंबर 6, कोरल अटोल। अब ये वर्ड शायद आपके लिए नया है। आप देखें कि इसकी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, जो वोकैबुलरी है, वो है अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में आपने साइंस में तो पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक पिक्चर में दिखा सकती हूँ कि एक रिंग शेप कोरल रीफ कैसा दिखता है, जिसको हम कहते हैं कोरल अटोल। ऑलराइट, इसके बारे में मजीद आप अपनी साइंस टीचर के वीडियो लेक्चर्स में जरूर देक सकते हैं। ओके जी, नंबर 7, बेड
रॉक्स। बेड रॉक्स क्या है? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ सी वेयर रॉक्स आर फाउंड। बेड रॉक, बेड से मुराद क्या है? बेड ऐसे होता है ना, खुला सा, बड़ा सा, ठीक है। रॉक्स, पत्थरों का एक बेड की तरह लगना, यानी ऐसे पत्थर हैं नजर की हद तक, जैसे स्नोफील्ड से ना नजर की हद तक स्नो है, तो बेड रॉक्स होते हैं समंदर के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, जहां पर क्या होता है, आपको रॉक्स नजर आते हैं। आपने एक्वेरियम में भी देखा होगा, आपने छोटे छोटे रॉक्स रखते हैं ना उसके अंदर, तो समंदर भी तो ऐसा ही होता है, नीचे रॉक्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मरीन लाइफ होती है, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो वो जो रॉक वाली बेड होता है ना, जिसको हम कहते हैं रॉक फील्ड, यानी अ बेड रॉक, उसको कहते हैं हम बेड रॉक। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड इज ओशन जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसे लोग जो जमीन की स्टडी करते हैं। लेकिन कौन सी जमीन की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? वेरी गुड, ओशन की, समुंदर की जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं, पीपल हु स्टडी ओशन, उनको कहते हैं हम ओशन जियोलॉजिस्ट, यानी जो समुद्र की स्टडी करते हैं, समुद्र के नीचे जो बेड रॉक है, समुद्र के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सब चीजों के बारे में। ऑल राइट, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड, ओके, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, एक ऐसी कंट्री जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उसको कहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान अभी अंडर डेवलपिंग है, लेकिन बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, अब ये ग्रीन हाउस वो नहीं है जो ग्रीन कलर का एक हाउस होगा और उसके अंदर गैसेस होंगी। देखिए, यही मैं आपको बता रही हूँ स्पेशलिस्ट वोकेबलरी क्या होती है। ये वर्ड्स एक ही टास्क के लिए यूज होते हैं, तो स्पेशलिस्ट ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। सच गैसेस, ऐसी गैसेस दैट अब्सॉर्ब एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी, ऐसी गैसेस जो क्या करती हैं, एब्सॉर्ब कर लेती हैं सारी, एग्जैक्टली सारी हीट, और क्या करती हैं, एमिट करती हैं। जैसे लाइट क्या होती है, एमिट होती है आपकी तरफ, लाइट हमें ऐसे आती है ना सामने की तरफ, तो आपने साइंस के लेक्चर्स में देखा होगा कि जब लाइट हमारी तरफ आती है तो वो क्या होती है, ऐसे एमिट होती है हमारी तरफ। तो हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ऐसी गैसेस जो अब्सॉर्ब करती हैं रेडिएंट एनर्जी को और एमिट करती हैं हमारी तरफ, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, यहां तक कि हमने वोकेबलरी बच्चों आज डिस्कस कर ली। आई होप आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स और स्पेशलिस्ट वोकेबलरीज के बारे में आज सीखा होगा। ठीक है, आज हम एक और छोटा सा टॉपिक साथ डिस्कस करेंगे जिनको हम कहते हैं पन्स। पन्स, PUNS, पन्स। पन्स क्या होते हैं जी? ये जो हमारा टॉपिक है ये है, इसका नाम है पन्स। अ पन इज अ जोक एक्सप्लेनिंग दैट डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। किसी लफ्ज के या किसी फ्रेज के डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स, यानी एक बात आपने ऐसी कर दी जिसका अगला कोई भी मतलब ले सकता है। ठीक है, लेकिन आपने किस अंदाज में की? शायद आपने तंजिया अंदाज में की, तो हम इसको कह सकते हैं पन से मतलब हो सकता है आप तंजिया कोई बात करें। ठीक है, आप तंजिया किसी से कोई बात करें कि अगले को बुरा लगे, सरकास्टिक वे में जिसे हम कहते हैं, तो सरकास्टिक वे में अगर बात करें उसको कहते हैं पन, एक ऐसा जोक जिसका कोई भी मीनिंग ले सकता है अगला। ठीक है, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ आवर वेदर इज अ पन। ये जो आर्टिकल था एट द एंड ऑफ आवर वेदर, इसका क्या है टाइटल? ये टाइटल एक पन है, तंजिया तौर पे कहा गया है। क्यों? टू अंडरस्टैंड द पन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। वो जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमने एक है जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं है, ये वाला, एट द एंड ऑफ वंस टेदर। टेदर कहते हैं किसी एनिमल की जो लीश होती है ना, लीश कहते हैं उसकी जो रस्सी होती है, रोप होती है। ठीक है, रोप ऑफ एन एनिमल, जिसके साथ एनिमल को बांधा जाता है। ठीक है, जब वो एनिमल कहाँ चला जाता है, आप उसकी लीश पकड़ के रखें, उसकी रस्सी पकड़ के रखें, और वो एनिमल आपसे दूर जाता जाए, तो वो जितना दूर मैक्सिमम जा सकता था, वहां जाके जब वो एक अटक जाता है ना, आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचता है अपने आप को, तो वो जो एक टेंशन होती है ना, उसको कहते हैं एट द एंड ऑफ वंस टेदर। यानी आप किसी को इतना तंग कर दें, इतना तंग कर दें कि वो अगला बंदा क्या हो जाए, बेइंतहा परेशान हो जाए और प्रॉबेबली रो भी पड़े।
ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि किसी की इतनी ज्यादा तंजिया तौर पे इतना ज्यादा उसको परेशान करना कि अगला बंदा क्या आ जाए एट द एंड ऑफ वंस, बिल्कुल जी, अपनी लीश के, अपने रोप के बिल्कुल एंड पे उस टेंशन पे आ जाए कि गिव अप कर दे। समझ आ गई ये बात? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे आज सीखें। पंस के से रिलेटेड हम आगे करेंगे जब अपनी क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स, वहां पर हम पंस को यूज करेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगी कि पंस क्या थे। ऑलराइट, चलें बच्चों, आज का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ये जो वर्ड है होमोफोन्स, ये एक छोटी सी रिवीजन है। वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स, बट यस सेम साउंड वर्ड्स। होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड। वेरी नाइस, आपको तो सारा कुछ याद है, आई एम सो हैप्पी। ओके जी, हमारे पास दो एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। आपकी बुक में लिखा है वेदर, वेदर, दोनों वर्ड्स की क्या होगी, सेम साउंड होगी, लेकिन स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और मीनिंग्स भी डिफरेंट। वेदर एज अ वर्ब मीन्स टू सर्वाइव हार्ड कंडीशंस। ये बात तो हमें आज पहली दफा पता चली है कि वेदर जो है, हमें लगा था कि ये तो सिर्फ नाउन है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये वर्ब भी हो सकती है। और एज अ वर्ब इसका क्या मीनिंग है, टू सर्वाइव हार्ड कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जो बहुत मुश्किल हैं, उनको अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो उनको कहते हैं हम टू वेदर, दैट आई वेदर्ड दैट कंडीशन, और प्रोबेबली वी कैन से आई वेदर्ड द फ्रॉस्ट बाइट। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। वेदर विद इन H and E, expressing a doubt or choice between alternatives। अगर आप दो चीजों के बारे में, दो एक जैसी चीजों के बारे में कंफ्यूज हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं you use this word there, whether I should go for red marker or the black one। तो मेरी चॉइस है ना, मैं चॉइस करना चाह रही हूं, किससे लिखूं एग्जैक्टली। तो दो ऑल्टरनेटिव बिल्कुल एक जैसी चीजों के बारे में जब हम कोई बात लिख रहे हैं तो वहां पर हम वेदर का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, वेदर जी, मौसम। एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक खास जगह का मौसम क्या कहलाता है, वेदर। ये है हमारी आज की एक्सरसाइज। राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग वेदर एंड वेदर एटलीस्ट वंस इन ईच सेंटेंस। हमने दो दो सेंटेंस बनाने हैं वेदर और वेदर के। चले जी, ये काम स्टार्ट करते हैं। इट इज वेरी इजी। हम पहले लिखते हैं यहाँ पर वेदर, जो सेंटेंस मैंने अभी बोला मैं वही लिख देती हूँ। I am confused whether I should use red marker। और जब हमने दो चीजों के बारे में बताना है ना, दो अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में, तो बीच में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है और। ओके, और ब्लैक मार्कर। All right, next word that we have जी, weather यानी मौसम। कैसा मौसम है आज का? Let's write today's weather is beautiful and windy, यानी हवा चल रही है। आज का वेदर कैसा है? खूबसूरत है। और क्या हो रहा है? हवा चल रही है, इट्स विंडी। समझ आ गया? दो डिफरेंट वर्ड्स थे, डिफरेंट स्पेलिंग्स थे, डिफरेंट मीनिंग्स के साथ, लेकिन बोलने में सिर्फ आवाज एक जैसी थी। होमोफोन्स थे। तो हमने ये सीख लिया, इन वर्ड्स के हमने बना लिए सेंटेंसेस भी। यहां तक कि सबको बात समझ आ गई? होमोफोन्स की रिवीजन भी हमने कर ली। वेल डन। ग्रेड 7 यहाँ तक हमारा लेसन 3 भी कंप्लीट होता है और हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं। आई एम रियली होपफुल कि हम इस यूनिट को बहुत जल्दी, बहुत थोड़े लेसन में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। आई होप आपने मेरे साथ सारे काम को अपनी बुक पे या नोटबुक पे सॉल्व किया होगा। हम मिलते हैं अगले लेसन में, जो कि होगा लेसन नंबर 4। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।